अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछली किस्त में आपने देखा कि बातूका किराज के सर पर मसाल मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर अकीज बातूका को देखकर हैरान रह जाती है कि बातूका कम अकल नहीं है और बोल सकता है। उसके बाद बख्शी खातून अल्पागो की रस्मात के लिए उसके बेटों के हाथ पर ज़र्फ लगाती है। फिर अकीज बातूका से कहती है कि मैं कैद से कैसे निकलूंगी। फिर बख्शी खातून आसमानी रूह लाने के लिए कहती है। उसके बाद किराज होश में आ जाता है और बातूका पर वार करता है। तभी वहां तैमूर आ जाता है और अकीज किराज को मार देती है। फिर तैमूर किराज की लाश को खींचकर बाहर ले आता है और अकीज का शुक्रिया अदा करता है। फिर सिपाही अकीज को एक दरवाजे पर खड़ा करते हैं जहां अकीज वो उकाब देखती है जो उसने ख्वाब में देखा होता है। 9वीं किस्त के आगाज में आप देखेंगे कि अकीज उस उकाब की ओर देखती हुई सोचती है कि उसके बाबा ने उसे ख्वाब में कहा था, तीर चलाओ अकीज, ये जहां गिरेगा वो तुम्हारा मुकद्दर होगा। और वो तीर एक उकाब पर जाकर लगा था जो दरअसल गोग महल की दीवार थी। फिर अकीज कहती है कि बाबा, क्या आप ख्वाब में ये बताने आए थे कि मेरा मुकद्दर गोग महल है और मेरा मुकद्दर गोग खान अल्पागो से बदला लेना है? तो बाबा, मैंने बदला ले लिया है और वो मरने के कगार पर है, पर वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा बल्कि तड़प तड़प कर मरेगा जैसे उसने आपको तड़पा कर मारा था। इतने में चिलायर और एक सिपाही अकीज को वहां से ले जाता है। दूसरी ओर जहां रस्म चल रही होती है, तैमूर और काया अल्पागो खान को वहां से अंदर ले जाते हैं। फिर एल्ती खातून बातूका के पास आकर कहती है कि मैं तुमसे पूछ नहीं सकी कि ये तुम्हें क्या हुआ है और ये चोट तुम्हें आखिर कैसे लगी। एल्ती खातून फिर कहती है कि क्या अब तुम ठीक हो बातूका? ये सुनकर मेजिन खातून कहती है, तुम तो इससे ऐसे पूछ रही हो जैसे ये अभी बोलेगा, और देखो इसकी शादी किससे होने वाली है। फिर मैजिक जिजक की ओर देखकर कहती है कि इस खातून पर मुझे बड़ा तरस आ रहा है। मेजिन फिर कहती है, क्या तुम्हारे बाबा ने रिश्ते से पहले तुमसे नहीं पूछा, जैसे मेरे बाबा ने मुझसे नहीं पूछा था कि तुम्हारी शादी कहाँ होने वाली है? फिर जिजक मेजिन से कहती है कि मेरे चाचा अभी मौत के दाने पर खड़े हैं, इसलिए हम उन्हीं के बारे में फिक्रमंद हैं। मैं और मेरे बाबा इसके अलावा अभी और कुछ नहीं सोच रहे हैं। फिर जिजक एल्जे खातून के पास आकर कहती है कि मैं सफ़र करके थक गई हूँ, इसलिए मैं आराम करने के लिए आपकी इजाज़त चाहती हूँ। एल्जे खातून जिजक खातून को इजाज़त दे देती है, जिसके बाद जिजक खातून अपनी खातमा के साथ वहाँ से चली जाती है। जाते हुए जिजक खातून अपनी खातमा से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि अल्पागो के जख्म पर जहर लगाते ही वो मर जाएगा, लेकिन वो तो अभी तक जिंदा है। फिर उसकी खातमा कहती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, पारस ने तो ये ही कहा था कि जहर जख्म पर छिड़कते ही असर कर देगा। फिर वहां से सिपाहियों को गुजरता देख जिजक खातून बात रोक देती है और उनके जाते ही अपनी खातमा से कहती है कि मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा पारस ने कहा था। मैंने वो पूरी जहर की शीशी अल्पागो के जख्म पर छिड़क दी थी और अब तक वो नहीं मरा, और यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि वो अल्पागो के जख्म पर लगा जहर साफ कर सके। फिर अल्पागो खान के कमरे का मंजर दिखाया जाता है जहां तैमूर और काया अल्पागो खान को बिस्तर पर लिटा देते हैं। फिर काया अल्पागो खान के माथे से खून साफ करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तैमूर, क्या बाबा नहीं मरेंगे या बच जाएंगे? तैमूर ये सुनकर हैरान होकर काया से कहता है कि तुम क्या चाहते हो काया, क्या बाबा जिंदा रहे या मर जाए? काया ये सुनकर कहता है, ये कैसा सवाल है, मैं यकीनन ये चाहूँगा कि बाबा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिर तैमूर काया से पूछता है कि क्या तुम ये बातें इसलिए कह रहे हो कि तुम बाबा से प्यार करते हो, या फिर सिर्फ इसलिए कह रहे हो कि बाबा के मरने के बाद कहीं बालामीर तख्त पर कब्जा ना कर ले? ये सुनकर काया चिल्लाकर कहता है कि ये तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा कि बालामीर तख्त पर कब्जा करे। ये सुनकर तैमूर कहता है कि मुझे मेरे जवाब मिल गया। ये कहकर तैमूर वहां से जाने लगता है। फिर काया उसे जाते हुए रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरा यकीन करो, मैं मेरे बाबा से बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि वो जल्द ठीक हो जाए। काया फिर कहता है, लेकिन अगर मेरे बाबा मर गए तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्योंकि बालामीर बहुत ताकतवर है और वो सब कबीलों को भी अपने काबू में कर लेगा, ये तुम्हें अच्छे से पता है। अगर तुम साथ नहीं दोगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? काया फिर कहता है कि सिमन ने भी कहा था कि मैं गोक रियासत की अकल हूँ और तुम जिस्म, अगर हम दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो बालामीर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये बातें सुनकर तैमूर कहता है कि सिमन ने तो ये भी कहा था
कि बातूका गोक रियासत की रूह है और मुझे लगता है तुम्हें रूह की जरूरत नहीं है। ये कहकर तैमूर वहां से जाने लगता है। जाते जाते तैमूर काया से कहता है, तुम फिक्र मत करो भाई, मैं तलवार लेकर तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा। ये सुनकर काया मुतमईन हो जाता है और सोचता है कि वो तैमूर का साथ इसलिए चाहता है ताकि उसे चीन का साथ भी मिल सके, और अगर तैमूर उसके खिलाफ हुआ तो चीन भी उसके खिलाफ हो जाएगा। फिर एलजे खातून को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में होती है और वो ये सोचती है कि आखिर सिमन ने बातूका को गोक रियासत की रूह कैसे कह दिया। फिर एलजे खातून सिपाहियों से इशारा करके कहती है, इसे जिंदान के लिए ले जाओ। तभी तैमूर और काया वहां आ जाते हैं और तैमूर अपनी माँ से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। फिर एलजे खातून कहती है कि इसने एक माजूर को गोक की रूह कैसे कह दिया, आखिर इसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई। एलजे खातून फिर कहती है कि इस खातून का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, जब ये कुछ दिन जिंदान में रहेगी तब इसे अकल आएगी। उसके बाद तैमूर कहता है कि बातूका में भी मेरे बाबा का ही खून है और उसमें रूह भी है और अकल भी। ये सुनकर बालामीर कहता है, हाँ बातूका के पास सब कुछ है और तुम दोनों के पास कुछ नहीं है। फिर काया बालामीर से कहता है कि क्या आप इस वजह से परेशान तो नहीं है कि सिमन को तुम्हारे अंदर एक भी चीज नजर नहीं आई और शायद इसीलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। फिर बालामीर कहता है कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि बातूका तुर्क की एक साख है और उसमें तुर्क की रूह है। बालामीर काया से फिर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है काया, क्या ये सब ताकतें तुम्हारी है? तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ रूसी घराने से है और तुम रूसी माँ के बेटे हो। फिर वो तैमूर के पास आता है और तैमूर को भी ऐसी ही बातें कहता है कि तुम भी एक रूसी माँ की औलाद हो, और इतना ही नहीं बल्कि तुमने तो एक चीनी खातून से शादी भी कर रखी है। बालामीर फिर कहता है, अगर हम अपने आबाओ अजदाद की रिवायात देखें तो सिर्फ बातूका ही गोक का खान बनने का हकदार है। फिर बालामीर तैमूर और काया की ओर देखकर कहता है कि बातूका तो माजूर है और तुम दोनों में से एक के पास अक्ल है और दूसरे के पास ताकत, पर तुम्हारे पास रूह नहीं है। और बातूका के पास ना ही अक्ल है और ना ही ताकत है, पर उसके पास रूह जरूर है, और तुम तीनों मिलकर भी खान नहीं बन सकते। काया बालामीर की बातों पर मुस्कुराकर कहता है कि चचा अब आप ये कहेंगे कि खान उनको बनना चाहिए। बालामीर ये सुनकर कहता है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरे भाई के मरने के बाद जिरगा मुझे ही खान बनाएगा, और ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। बालामीर फिर उनसे कहता है कि तुम्हारे पास अक्ल है, जिस्म है और रूह है, लेकिन तुम मेरी ये बात जहन नशीन कर लो कि हुक्मरानी का वाहिद वारिस सिर्फ मैं हूँ। और ये कहकर बालामीर वहाँ से चला जाता है। फिर अल्पागो को दिखाया जाता है जो बेहोशी में ख्वाब देख रहा होता है। ख्वाब में वो देखता है कि वो तिलसिम खातून को आवाज दे रहा है और आवाज लगाते हुए आगे की ओर चल रहा है, जहाँ आगे तिलसिम खातून मौजूद है और अल्पागो उसे आवाज लगा रहा है। अल्पागो तिलसिम को देखकर उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन तिलसिम उसका हाथ पकड़ने से इनकार कर देती है, जिसके बाद वो तिलसिम से दूर होता चला जाता है। और तभी अल्पागो खान को होश आ जाता है और अल्पागो खान उठकर बैठ जाता है, जिससे उसे अपने दिल की ओर दर्द महसूस होता है, क्योंकि अल्पागो के तीर उसके दिल की तरफ ही लगे थे। फिर अल्पागो खान बिस्तर से उतरता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। फिर वो चलने की कोशिश करता है, लेकिन जख्मों की वजह से वो ठीक से नहीं चल पाता। लेकिन जैसे तैसे चलता हुआ वो दरवाजे तक पहुंच जाता है, जहां वो दरवाजे को बजाता है, लेकिन कोई भी दरवाजे को नहीं खोलता। फिर अल्पागो खान जोर लगाकर दरवाजे को खोल देता है। फिर तबीब और दानिशता उसके पास दौड़े हुए आते हैं, जहां आकर दानिशता कहता है कि खान आप ठीक हो गए। वो फिर कहता है कि नीले आसमान वाले तेरा बहुत शुक्रिया, तूने हमारे खान को ठीक कर दिया। और वो अब उठ खड़े हुए। फिर अल्पागो खान दानिशता से कहता है कि तुम शुक्र बाद में अदा करना, पहले मुझे ये बताओ कि मेरे पीछे क्या क्या हुआ है। फिर तबीब अल्पागो से कहता है कि मेरे खान आप अभी होश में आए हैं और आप अभी कमजोर हैं और आप आराम कर ले। फिर अल्पागो तबीब को चुप कर देता है और दानिशता से फिर वो ही बात कहता है। दूसरी ओर चिलायर अकीज को जिंदान में ले जाते हुए कहता है कि तुम नीचे कैदियों के साथ इंतजार करो। ये सुनकर अकीज कहती है, आखिर में किस बात का इंतजार करूं और यहाँ कैदियों से क्या करवाया जाता है।
फिर चिलायर कहता है कि कैदियों से काम के सिवा और क्या करवाएंगे, कैदी या तो खेतों पर काम करते हैं या फिर महलों में। फिर अकीज उससे कहती है कि हम गुलाम नहीं हैं, हम तो सिर्फ कैदी है, और क्या पता हमारी खान हमारी फिदिया यानी कीमत अदा कर दे और हम यहाँ से निकल जाएं। फिर चिलायर कहता है मुझे लगता है कि तुम हमारी रिवायात जानती हो, अगर तुम्हारे खान ने फिदिया अदा कर दिया तो तुम सबको यहाँ से भेज दिया जाएगा। फिर वो अकीज से कहता है चलो अब अंदर जाओ, और फिर एक सिपाही को दरवाज़ा खोलने का इशारा करता है। अकीज उस कमरे में आ जाती है जहाँ तमाम दाग खातून होती है। फिर वो चारों तरफ नज़र घुमाती है और फिर एक कोने में देखती है जहाँ सिरमा बहुत उदास बैठी हुई थी। अकीज चुपके से उसके करीब जाकर बैठ जाती है और सब खातून को इशारे से चुप रहने के लिए कहती है। फिर अकीज सिरमा से कहती है क्या तुम यहाँ कैदी हो और तुम इतना परेशान क्यों हो। जब सिरमा अकीज की तरफ देखती है तो अकीज को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। सिरमा उससे कहती है शुक्र है तुम अभी तक जिंदा हो, मैंने सोचा था कि उन सिपाहियों ने तुम्हें मार दिया है। सिरमा फिर अकीज से पूछती है कि वो गोक सिपाही तुम्हें क्यों लेकर जा रहा था, उसने तुम्हारे साथ क्या किया और तुम्हारे कपड़े क्यों फटे हुए हैं। फिर अकीज उससे झूठ कहती है कि मैं बार बार ये चिल्ला रही थी कि हम गुलाम नहीं हैं, इसलिए वो मुझे पकड़कर ले गया, बस वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। फिर सिरमा अकीज को एक कपड़ा देते हुए कहती है कि तुम ये पहन लो ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। फिर अकीज कहती है कि तुम रहने दो, पहनने के लिए तोतकैन मुझे कपड़ा देगी। फिर तोतकैन अकीज से कहती है कि तुम्हें तो इसी तरह रहना चाहिए, तभी तुम्हें अकल आएगी। फिर अकीज तोतकैन को एक तरफ ले जाकर उससे पूछती है कि अब मुझे सीधी तरह बताओ कि उस चोर लड़की को फांसी क्यों दी गई है। फिर तोतकैन उससे कहती है मुझे क्या मालूम इस बारे में। अकीज फिर तोतकैन का गिरबान पकड़कर कहती है मुझे सीधी तरीके से बताओ, क्योंकि गोक खान का ये मानना है कि वो चोर लड़की ही 2 सर वाले भेड़िए का पंजा है और उसने ही अल्पागो खान को मारा है। अकीज उससे फिर पूछती है कि आखिर ये क्या चल रहा है, बताओ मुझे। फिर तोतकैन सोचती है कि उस दिन सल्तूक बे ने कहा था कि इस चोर लड़की के हाथ पर भी तीर मार दो ताकि किसी को हम पर शक ना हो, क्योंकि जिसने अल्पागो को तीर मारा था उसका एक हाथ जख्मी है। फिर तोतकैन अकीज से झूठ बताती है कि जब सल्तूक बे ने कबीले पर हमला किया तब चोलपान खान ने इस चोर लड़की को मार दिया और उन्हें ये दे दिया और उनसे कहा कि ये ही 2 सर वाले भेड़ का पंजा लुटेरन है जिसने अल्पागो को जख्मी किया है। तोतकैन फिर कहती है तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने तुम्हारी जान बचा ली। फिर अकीज कहती है शुक्रिया उनका, लेकिन मेरी वजह से एक लड़की को फांसी दी गई है। फिर तोतकैन अकीज से कहती है कि कौन सा उस लड़की को हुक्मरानी करनी थी, वो तो एक चोर थी और वैसे भी चोलपान खान ने उसे मारने का ही हुक्म दिया था। फिर अकीज तोतकैन से कहती है तुम सही कह रही हो। अकीज फिर कहती है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि गोक के सिपाही हमारे कबीले क्यों आए थे और उन्हें ये कैसे पता था कि अल्पागो को जख्मी करने वाला दाग कबीले से ही है। ये सुनकर तोतकैन उससे कहती है भला मुझे इस बारे में क्या मालूम, क्या पता तुम में से किसी ने बताया हो। फिर अकीज मुस्कुराकर कहती है कि मेरे बारे में वहाँ सिर्फ एक ही को पता था और वो मर गया, पर वो भी किसी को कुछ नहीं बताता। अकीज फिर उससे पूछती है तुम ये बताओ गोक को कैसे पता चला कि 2 सर वाले भेड़े के पंजे लुटेरन की ताकत दाग कबीले से है। ये सुनकर तोतकैन सोचती है कि उस दिन चोलपान खातून ने उससे कहा था कि क्या तुम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। फिर मैंने कहा था मैं कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। और फिर चोलपान उससे कहती है ठीक है अब तुम्हें महल जाना होगा और वहाँ जाकर तुम्हें काया से शादी करनी है, क्योंकि एक औरत उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। फिर तोतकैन अकीज से कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। फिर तोतकैन उसे अपनी जैकेट उतार कर दे देती है और ये किस्त यही ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नए एपिसोड में।